नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर आगामी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस सॉल्विंग की प्रक्रिया में हम लोगों ने अब तक दृष्टि, ध्येय, विजन और संस्कृति IAS के पेपर सॉल्व किए थे। अब हम लोग आज जो डिस्कस लेके आए हैं वो प्रश्न पत्र संख्या CSET यानी सेकेंड प्रश्न पत्र को लेके आए हैं, जो कि आपके संस्कृति IAS संस्थान द्वारा आयोजित प्रिलिमिनरी 2024 की स्क्रीनिंग परीक्षा को देखते हुए आयोजित की जा रही है। तो आप देखते हैं CSET यानी क्वेश्चन पेपर CSET 18। ये एक परिच्छेद दिया गया है और इस वाले पेपर में हमारे सारे परिच्छेद ही होंगे। पहले वाले पेपर जो का था हमारा, वो किसका था? वो मैथ रीजनिंग का था। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सतत कृषि विकास आज समय की मांग है। हरित क्रांति के चलते देश में उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मृदा की गुणवत्ता कम होती गई। परिणामस्वरूप आज देश में बंजर हो चुकी भूमि का प्रतिशत काफ़ी बढ़ चुका है। भारत में स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पिछले कुछ सालों में सतत कृषि विकास की दिशा में गंभीर प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप देश में जैविक और प्राकृतिक खेती का रकबा निरंतर बढ़ रहा था। साथ ही कम जल से सिंचाई की पद्धतियों का इस्तेमाल भी दिनों दिन बढ़ रहा है। एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन आदि को बढ़ावा दिए जाने से एक तरफ पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ दिया गया था। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, तो ज़रा पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। ये जो दिया गया है पैरा, ये आपके सतत कृषि के लिए दिया गया है। पढ़िए पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश का सर्वोत्तम रूप प्रतिबिंब करता है? तो जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही देखेंगे ऑप्शन में। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरक क्षमता कम हुई है, ठीक है, इस पर विचार किया गया है। हरित क्रांति से फसलों का उत्पादन बढ़ा है, पहली लाइन में ही था। सतत कृषि विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा पेस्टिसाइड और किसानों द्वारा इस्तेमाल करना है, इसकी चर्चा इस पैरा में नहीं की गई है। डी, वर्तमान परिस्थितियों में सतत कृषि विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वर्तमान परिस्थितियों में सतत विकास की ज़रूरत की विचार इसमें व्यक्त किया गया था, तो हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं और उसके बारे में आंसर देखते हैं। जलवायु परिवर्तन भारत में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से जल की उपलब्धता, कीट और रोग प्रबंधन तथा फसल की पैदावार के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न करता है। मौसम के बदलते स्वरूप जैसे अनियमित वर्षा एवं बढ़ता तापमान फसल की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं और किसानों की में असुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। स्थिरता और अनुकूलन के लिए वैश्विक खाद्य सूचकांक यानी GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की गणना लैंगिक असमानता बढ़ने पर घटती है। GFSI दर्शाता है कि ताज़ा स्वच्छ जल और भूमि संसाधनों तक पहुंच की कमी और अनुकूलन एवं सतत कृषि पद्धतियों की प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता में कमी आदि सभी लैंगिक असमानता से संबद्ध कारक हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में अनेक कमियां सक्षम और सतत कृषि क्षेत्र में विकसित करने के मार्ग में गंभीर बाधाएं हैं। इन कमियों के निवारण के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसके अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास, विनियामक और नीतिगत सुधारों में निवेश की आवश्यकता होगी और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे व विस्तार सेवाओं का सृजन करना होगा।
भारत सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म सहित कई कार्यक्रम सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किए हैं। तो ये जो दिया गया है ये आपके कई बातों को इंडिकेट करता है। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। ज़रा देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्ति युक्त और तर्कसंगत निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? ए, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई कृषि क्षेत्र के संकट में से निपटने के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसी के माध्यम से समाज की लैंगिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। बी, केवल जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ही असमानता बढ़ी है। सी, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की गणना लैंगिक असमानता बढ़ने पर बढ़ती है। डी, भारत सरकार ने अभी तक सतत कृषि विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या इसका बारे में, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पैरा आपके इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस्ड है। तो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न कृषि संकट के निपटने के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके माध्यम से सामाजिक, लैंगिक, राजनीतिक, आर्थिक कम किया जा सकता है। यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पैरा नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। दुनिया के कई देशों के उपभोक्ता अब जैविक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैश्विक बाजार में बाजार की जैविक कृषि उत्पादों की भी मांग बढ़ रही है। ऐसे में भारत के कृषि उत्पादों को जैव खाद्य पदार्थों के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इससे भारत बाकी दुनिया के लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने से कृषि उत्पादनों पर खर्च कम हो सकेगा। अब आपको बताना है कौन सा कथन यथार्थ का सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है। तो उपभोक्ता के जैविक खाद्य पदार्थों की प्राथमिकता से संबंधित ये पैरा है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए गए हैं। देखें ज़रा, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर सभी देशों में अब उपभोक्ता जैविक खाद्य पदार्थों को महत्व दे रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल इसमें पैराग्राफ में कही गई है। ठीक है, सभी देशों के अब उपभोक्ता जैविक खाद्य पदार्थों को महत्व दे रहे हैं। और इसमें क्या लाइन थी, ज़रा इसे भी देख लें। वैश्विक बाजार में भारत की जैविक कृषि कई देशों की, सभी देशों नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, कई देशों के उपभोक्ता, और यहाँ पे बात की जा रही है सभी, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत के पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में कृषि उत्पादों पर खर्च कम हुआ है, बिल्कुल कृषि उत्पादनों पर खर्च कम हुआ है। केवल भारत ही जैविक नहीं, केवल भारत इसका काम नहीं कर रहा। तो ऑप्शन कौन से होंगे, 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम भारतवासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी चीज़ों से प्रेम करते हैं और नई चीज़ों को आत्मसात भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जापान की तकनीक मियावाकी इसी का एक उदाहरण है। अगर किसी जगह में की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मियावाकी जंगल तेज़ी से फैलते हैं, ठीक है, तो 3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। अब इसका प्रसार भारत में तेज़ी से भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह, यहाँ तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कच्छ में भी वर्ष 2001 में भूकंप पर मारे गए लोगों की याद में मियावाकी पद्धति की स्मृति वन बनाया गया है। कच्छ जैसी जगह पर इसका सफल होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनीक कितनी प्रभावी है। तो ये मियावाकी से रिलेटेड एक पैरा है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है,
वर्तमान में जापान की मियावाकी तकनीकी ने ही वातावरण बनावरण के लिए बहुत उपयोगी ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ जैव विविधता का केंद्र बनता है वहाँ मियाँ ऐसा भी नहीं है। भारत के नए विचारों और नई चीज़ों का आत्मसात किया जा सकता है, भले ही कितनी मुश्किल से प्राकृतिक परिवेश हों। मियावाकी पद्धति जापान के लिए सबसे उपयोगी है, यानी यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट है अगला पैरा हमारा, पैरा नंबर 5। क्या है पैरा नंबर 5? वर्तमान परिस्थितियों में भूमिगत जल के विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें वर्षा जल को संरक्षित कर उसे व्यर्थ बहने से रोकना होगा। वर्षा जल में वायुमंडल से घुले हुए पोषक तत्वों व खेतों से बहकर आए पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। इस गुणवत्ता युक्त जल का उपयोग उन्नत तकनीक का अपनाकर फसलों का उत्पादन बढ़ाने में किया जा सकता है। छोटे और सीमांत किसानों को जल की किफ़ायती उपयोग, जल का उचित प्रबंधन करने एवं आमजन में चेतना का संचार करने के लिए प्रभावी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा पैरा सही है। परिच्छेद में देखते हैं, परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित कथनों में कौन सा मर्म का सर्वोत्तम रूप प्रतिबिंबित करता है। आज के समय की मांग वर्षा जल को संरक्षित करके भूमिगत जल पर कृषि की निर्भरता को कम होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसी बात तो कही गई है, ठीक है। लेकिन आगे क्या है और देखते हैं, शायद इससे बेहतर विकल्प हो हमारे पास। कृषि क्षेत्र में ज़्यादा धनराशि का निवेश करने की ज़रूरत है। वर्षा जल को संरक्षित करने के साथ साथ जल के उचित प्रबंधन व जन चेतना के संचार के लिए प्रभावी प्रक्रिया अपनाने व भूमिगत जल उपलब्धता को कम करना चाहिए। डी, केवल वर्षा जल के संरक्षण से ही जल की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है 6 पर, इसे देखते हैं। एक घड़ी में हर 24 घंटे में 3 मिनट तेज़ हो रही है। कितनी हो रही है? 24 घंटे में 3 मिनट तेज़ हो रही है, ठीक है। दूसरी घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो रही है, ठीक है। आगे क्या है? एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटे वाली 24 घंटे घड़ी का अनुसरण करें तो निम्नलिखित में कौन से कथन सही होंगे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली घड़ी जो है वो 3 मिनट तेज़ है, दूसरी घड़ी 2 मिनट धीमी है, ठीक है। तो दोनों घड़ियों के बीच जब हम अंतर निकालेंगे तो 3 माइनस 2 यानी 5 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसका अर्थ है कि दोनों घड़ियों फिर से समान समय दिखाएंगी जब यह अंतर बढ़कर 24 घंटे हो जाएगा, ठीक है। यानी 24 × 60 मिनट तो हो जाएगा 1440 मिनट प्लस 5 मिनट का अंतर दिन में, एक दिन में होता है। 1 मिनट में अंतर 1/5 और 1440 मिनट में अंतर 5288 दिनों में, ठीक है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? आप ऐसे समझिए, एक घड़ी क्या है? 3 मिनट तेज़ है, दूसरी घड़ी क्या है? 2 मिनट धीमी है। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस निकालेंगे तो 3 - 2 यानी 3 + 2 यानी 5 मिनट का, ठीक है। तो 24 घंटे में कितना हुआ? 24 × 60 बराबर 1440। देखो 1440 मिनट में कितनी आगे हो जाती है? क्या है? 1440 मिनट में 5 मिनट का अंतर एक दिन में आता है, तो 1440 मिनट में अंतर कितनी बार आएगा? 1440 मिनट का अंतर 1440 मिनट का अंतर अगर हम करेंगे तो आएगा कितना? 5 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 288 दिन। 340 दिन पूरे होने पर घड़ियां फिर एक ही समय दिखाएंगी। 288 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियां फिर से एक ही समय दिखाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 288 दिनों पर यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपराह्न 6:30 यानी 6:32 और अपराह्न 6:33 घड़ी की घंटे की सुई एक साथ चलती हैं। 3:58 और अपराह्न 3:59 के बीच घड़ी के मिनट की सुई में सेकंड की सुई एक साथ मिलती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो अगर हम बात करें
6 और 7 के बीच घंटे में, ये दोनों कथन क्या हैं, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में डूराबेल्स को CTWFUND लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फेजेबल कैसे लिखा जाएगा। तो यदि हम देखें, डी का क्या हुआ, सी हुआ -1, यू का क्या हुआ, टी हुआ -1, आर का क्या हुआ, डब्लू, आर चेंज किस में हो गया, डब्लू में, डी चेंज -C में, USTU, AF, ठीक है। तो ये तो कोई संबंध बन नहीं रहा है। तो अब हम इसे तोड़ लेंगे, DURA, इसे ऐसा कर लो, और ये बनना है FUGND। तो डी एफ में बदला, यू, अच्छा ऐसा हो रहा, ऐसे देख, डब्लू, ठीक है, प्लस तो ए में जाएंगे, सी, और डी में जाएंगे एफ, यानी 2-2 बढ़ रहा है। तो ऐसे ही फिजिबल की अगर हम बात करेंगे तो ये बनेगा UCGHHDNK, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में सही संख्या चुनिए। 16, 35, 217, 653, ठीक है। अगर हम देखें 16 दूनी 32 प्लस 3, 35 दूनी 70, 35 गुणे 3 प्लस 2 आ जाएगा 107, गुणे 2, 107 गुणे 2, ठीक है, प्लस 3 आ जाएगा 217, 217 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 2 653। तो इस तरह आंसर आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निर्णय लें कि किस प्रकार के कौन से कथन पर्याप्त हैं। पहला, पी के एल एम और जी में सबसे कम अंक किसे मिले। कथन 1, के को केवल जी से कम अंक मिले, पी को एम और एल से अधिक अंक मिले, पी को के और से कम अंक मिले, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, कथन 1 की अगर हम बात करें तो कथन 1 के अनुसार की इज़ लेस देन जी, कथन पी के अनुसार पी इज़ ग्रेटर देन एम और एल, ठीक। तो यहाँ पर तीसरे के पी को के से कम अंक मिले, पी इज़ लेस देन के, ठीक है। तो कथन 1 सबसे कम अंक किसे मिले, तो सबसे कम अंक की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो सबसे कम अंक एल या एम को मिले। किसको मिले, एल या एम को। तो यहाँ पर आप बता भी नहीं सकते हो किसको मिले, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैरा पर, क्या कह रहा है अगला पैरा, इसे देखते हैं। भारत सरकार ने एक रणनीति के तौर पर ग्रामीण समाज में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है।
शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दिया है, उचित प्रशिक्षण मुहैया कराया है और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित हेतु ऋण की व्यवस्था भी की है। सरकार की इन्हीं नीतियों और प्रयासों के चलते अब महिला किसानों की अपनी मेहनत की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की गति प्रदान करने के में महिला कृषकों का सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान को अब सराहा जाने लगा है तथा उनके योगदान को मान्यता मिलने लगी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णय को प्रदर्शित करता है? पहला, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं। आर्थिक सर्वे के आंकड़े के अनुसार कहा जा सकता है सबसे ज़्यादा महिलाएं। ग्रामीण समाज में महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण शिक्षा से जिससे आर्थिक स्थिति सुधरी है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि जाएंगे सबसे सटीक उत्तर जो मिल रहा है वो ऑप्शन सी में ही मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 से पहले एक पैरा दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तक पहुंच एक मौलिक मानव अधिकार है और यह व्यक्ति समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ पानी तक पहुंच की कमी से जल जनित रोग फैल सकते हैं जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। खासकर बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए औसतन पानी की कुल आवश्यकता कई कारकों जैसे जनसंख्या का आकार, जलवायु और पानी का उपयोग के पैटर्न आदि पर निर्भर करती है। विश्व के अनेक भागों में पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन विगत वर्षों खराब बारिश के कारण गंभीर जल संकट से जूझ रहा था। भारत में प्राचीन काल से ही जल को अपवित्र करना अच्छा नहीं माना जाता है। मौर्य काल से लेकर प्राचीन भारत में जल संरक्षण के लिए नियम बनाए गए हैं जो अनेक संरचनाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? औसतन पानी की कुल आवश्यकता केवल जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। भारत में पहले जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सरकार विभिन्न योजनाओं एवं जल संरक्षण पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। स्वच्छ जल स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। भारत में जल संरक्षण करना संवैधानिक अधिकार है और स्वच्छ या जल हर मानव को मौलिक अधिकार है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। भारत में जल को अपवित्र करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मौलिक अधिकार यानी ये जो चर्चा की गई है ऑप्शन डी, वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ 3 पर। क्या है 3 पर? वर्तमान समय में विकास के विमर्शों ने विकास संबंधी विभिन्न कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में समुदाय की भूमिका की वकालत की है। साथ ही किसी भी सार्वजनिक विकास प्रयासों के प्रबंधन प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी के बेहतर परिणाम सामने आते हैं। राज्यों में ऐसी समुदाय आधारित जल प्रबंधन योजनाएं लोकप्रिय हुई हैं जिनमें सामुदायिक भागीदारी से सतत विकास लक्ष्य के पैमाने को हासिल करने वाली गतिविधियों पर बल दिया गया है। तो आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त तर्कसंगत निहितार्थ का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? विकास की योजनाएं बनाने एवं लागू करवाने में समुदाय की भूमिका उपयोगी साबित होगी है। दूसरा, योजनाओं के बनाने में समुदाय को शामिल नहीं किया गया तो योजना असफल हो जाएगी। तीसरा, जल प्रबंधन की योजनाओं केवल समुदाय को शामिल करने में से सफल हुई है। चौथा, वर्तमान समय में सरकार ने सभी योजनाओं को संपूर्ण निर्माण में समुदाय की भागीदारी को कानून बनाकर अनिवार्य कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। उससे पहले पैराग्राफ, वन और वनस्पतियों की तुलना में अधिक नमी का वाष्पीकरण करते हैं, इससे जल चक्र भी सुदृढ़ होता है। वन घनत्व अधिक होने से बाढ़, भूस्खलन, मृदा अपरदन,
रोक लगती है। इससे प्रत्यक्ष रूप से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। यही नहीं, वन ठंडी हवाओं, आंधी तूफान आदि से भी में सहायक होते हैं। जल के साथ जैव संवर्धन वनीकरण का एक बेहतरीन सह उत्पाद है। एक प्राकृतिक वन मिट्टी के सतह को ढककर मृदा संरक्षण के साथ पानी को जमीन तक पहुंचाने में रक्त धमनियों की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, क्या है उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए, वन घनत्व अधिक होने से जल चक्र मजबूत होता है। वन ठंडी हवाएं, आंधी तूफान इत्यादि को रोकने में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं। वन घनत्व का ज़्यादा होना जरूरी है क्योंकि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है और मृदा संरक्षण भी होता है। वनों का उत्पाद एवं वनस्पतियों को वाष्पीकरण भी वन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर है हमारा ए सी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये अर्ध सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है 15, इसे देखते हैं। यदि धान, गेहूं, गन्ने जैसी फसलों की जगह मोटे अनाज यानी श्री अन्न का उत्पादन की वरीयता दी जाती है तो इससे कृषि में खर्च होने वाली पानी की बचत होगी। मोटे अनाज जलवायु प्रतिरोधी होने की वजह से हजारों साल से हमारी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं और उनका उत्पादन में धान, गेहूं, गन्ने के मुकाबले बहुत कम पानी खर्च होता है। गेहूं और धान जैसी फसलों का प्रबंधन एवं ऊर्जा आपूर्ति में जितनी लागत आती है उसकी भरपाई इनके निर्यात से भी नहीं हो पाती। यानी चावल, गेहूं, चीनी और सब्जियों के निर्यात के साथ हम परोक्ष रूप से पानी का भी निर्यात कर रहे हैं। इससे हमारे यहाँ जल संकट की स्थिति और भयावह हो रही है। पानी के परोक्ष निर्यात को रोकने के लिए हमें फसल विविधता के साथ ही सिंचाई की अत्याधुनिक विधियों को अपनाना होगा। श्री अन्न और दलहन फसलों का उत्पादन इस दिशा में कारगर विकल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्ति युक्त तर्कसंगत निहितार्थ का सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत करता है? क्या है? पहला, चावल, गेहूं, गन्ना इत्यादि निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर जल संरक्षण को बढ़ावा नहीं। आज के समय मोटे अनाज के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसकी भी चर्चा नहीं ज़्यादा की गई है। ठीक है, केवल मोटे अनाज से ज़्यादा उत्पादन से ही जल संरक्षण नहीं। सिंचाई अत्याधुनिक के उपयोग में दहन गेहूं उत्पादन बढ़ाना चाहिए। तो सबसे सही चर्चा बी की है, यानी आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 1, 0, 5, 8, 17, 24। तो यहाँ पर देखें कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 1 से 0, ठीक है, जैसे 0 का वर्ग प्लस 1 1, 1 का वर्ग -1 0, 2 का वर्ग प्लस 1 5, 3 का वर्ग प्लस 1 8, 4 का वर्ग प्लस 1 16। ठीक है, क्या हो रहा है? 1 का वर्ग प्लस 0 1, 1 का वर्ग -1 0, 2 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग -1, 4 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग -1, 6 का वर्ग प्लस 1 37। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्पाइसी को इलोई लिखा जाता है और पॉन्डर को जैकलेंज का लिखा जाता है। इस कोड में हाउस्ड को क्या लिखा जाएगा? अगर हम इसका पैटर्न देखें मित्रों तो SPICY स्पाइसी का क्या हुआ है? ELO हो गया है, यानी -4 हो गया है, घटे हैं -4 सबसे। ठीक है, ठीक, ऐसे करो ना, ये और इतना। ठीक है, तो कितना कम हुआ? सब में -4 हो रहा है। ठीक, तो ऐसे ही जब इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा QDJOO।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। $M से तात्पर्य है MN का भाई है। M#N से तात्पर्य है MN की माँ है। M*N से तात्पर्य है MN की बेटी है। यदि संबंधों के सूचकों को इस प्रकार निरूपित किया जाए तो क्या मतलब होगा? तो हैशटैग का मतलब ये हो जाएगा, जो D है वो E की माँ है। क्या है? D E की माँ है। $F का मतलब ये हो जाएगा MN का भाई है, यानी D माँ, ठीक है। F E का भाई, ठीक है। स्टार से तात्पर्य MN की बेटी, यानी G MN की बेटी, MN का भाई, MN की बेटी, यानी F जो है G की बेटी है, डॉटर, ठीक है। तो बताइए कौन किसका पिता है? क्या बताना है? कौन किसका पिता है? तो अगर हम पिता के बारे में बात करें तो जी फादर है। दी गई श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से इस विकल्प का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा करें। 1, 4, 13, फिल इन द ब्लैंक्स और 21। तो 1 के साथ 3 का गुणा करें +4, ठीक है। ऐसे ही 4 में 3 का गुणा करें +1 करें, वैसे ही हो जाएगा 13। ऐसे ही 13 में 3 का गुणा करें और 1 करें, ऐसे ही हो जाएगा 39, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि 1 × 3 + 1 बराबर 4, 4 × 3 + 1 बराबर 12, 12 × 3 + 1 यानी 12 × 36, 1 12 13 होगा, सॉरी 13 × 39 + 1 40, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2019 के कैलेंडर के निम्नलिखित वर्षों में कौन से वर्ष के समान होगा? 2019 का कैलेंडर यदि हम बात करें तो कौन से वर्ष के समान होगा? तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2030 और 19 के बीच विषम दिनों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी आएगी? 19 से 20 के बीच विषम संख्या होंगी 14, अर्थात विषम दिन होंगे 0। तो जो कैलेंडर होगा वो रिपीट होगा कब? 2019 का 2030 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और ये पैरा दिया है, ज़रा देखो। हिमालय की शिवालिक रेंज में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क निर्माण के लिए निर्माण गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, जिससे निकलने वाले बोल्डर पत्थर और धूल सहित अन्य मलबा इसे दूसरी ओर घाटी में डाला गया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद प्राकृतिक वनस्पति ने पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन आयोजन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, जिसका मानवीय जीवन पर दूरगामी परिणाम दिखाई देने लगा है। कार्बन उत्सर्जन के कारकों में मानवीय गतिविधियों को महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। हिमालय दुनिया के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ओजोन परत। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव के माध्यम से ही मानव जीवन की सुरक्षा की जा सकती है, अतः सरकार इस विषय में गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाने की बात करता है। उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार किन किन कारणों से हिमालय की तंत्र का नुकसान पहुंच रहा है? पहला, कार्बन उत्सर्जन ओजोन परत के लिए हानिकारक तो है, इसके साथ ही यह परत हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला कुछ जो ऑप्शन है वो क्या है?
निर्माण गतिविधियां निकलने वाले बोल्डर, पत्थर और धूल सहित अन्य मलबा सही निपटान आभा हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुनौती है। तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी केवल 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बदलती जलवायु में मक्का उत्पादकों को किसी भी समस्या के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें नई और तेज़ी से बदलती बीमारियां भी शामिल हैं। 4 प्रमुख बीमारियां गॉस, गिल्ट, ग्रे लीफ स्पॉट, नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट और सदर्न लीफ ब्लाइट, जो वैश्विक मक्का उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। ये प्रतिरोधी मक्के में किस्मों की के पहचान के लिए एक आवश्यक किया जा रहा है। यह कार्य न केवल मौजूदा चुनौतियों का समाधान करेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते रोजगारों के बीच टिकाऊ मक्का उत्पादन को भी सुनिश्चित करेगा। रोग प्रतिरोधी मक्के में की किस्में विकसित करने के से रासायनिक कीटनाशकों को निर्भरता कम हो सकती है। इससे पर्यावरण अनुकूल कृषि की ओर बढ़ावा मिल सकता है। तो सबसे सटीक उत्तर यहाँ पे बताना है, तो सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन जो दिया गया है। अतः इसकी अनिगनी सुनिश्चित करते हुए प्रजनन किस्मों में है। तो जरा इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। क्या कह रहा है? उपरोक्त परीक्षा को ध्यान से पढ़िए। पहला, बढ़ती बीमारी खतरे में मक्का उत्पादन की क्षमता सक्षम संकट पैदा कर दिया। फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। जलवायु परिवर्तन ने खाद्य सुरक्षा के समक्ष संकट पैदा कर दिया है और खाद्य निश्चित करने हेतु कृषि फसलों की विविधता लाई जानी चाहिए। मोटे अनाजों के अनगिनत स्वास्थ्य लाभ तो हैं, किंतु बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी मक्के की किस्मों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी शामिल हैं। क्या हैं? चिंताएं भी शामिल हैं। ओके। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की दिशा में मक्का उत्पादन की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में से पहला, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए मोटे अनाजों के उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिए। मक्का स्वास्थ्य लाभ के और मद्देनजर के अनेक महत्वपूर्ण प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रोगजनकों की प्रतिरोधी मक्के की किस्मों के महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालता है। मक्के की तरह अन्य कृषि उत्पादों पर शोध किए जाने वाले आवश्यक बल पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे सटीक उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट पैरा क्या है? एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप लगातार 12 महीने की अवधि के लिए तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की गति से बढ़ रहा है। 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना रहा। यह पेरिस के यूएनएफसीसी में पार्टियों के 21वें सम्मेलन के दौरान निर्धारित से भी अधिक है। बढ़ते तापमान ठीक है। दुबई COP21 जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने तथा हरित हानि क्षति कोष को स्थापित करने पर चर्चा के बावजूद जीवाश्म ईंधन पर ठोस समय सीमा नहीं की गई है। तो
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रा देखते हैं जो इसके सर्वोत्तम आंसर होंगे। तो पहला है, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता का विषय है जिसके हानि और क्षति को की बात नहीं। बढ़ते कदमोपान के लिए जीवाश्म ईंधन के जलने और अल नीनो घटनाओं का मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ये भी बात सही है लेकिन अल्प सत्य है। इसके बाद बात करते हैं, वर्तमान मानवीय गतिविधियों से मौसम संबंधी चरम घटनाओं को जन्म दिया और जो पूर्व में नहीं देखी जाती थीं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहा प्रयास नाकाफ़ी है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। क्या है अगला पैराग्राफ? लैंगिक समानता को विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। वैश्विक प्रयासों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जारी है, जो हिंसा, आर्थिक समानता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच जैसे विभिन्न रूपों को प्रकट करता होता है। महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल उनकी स्वायत्तता और कल्याण के लिए आवश्यक है बल्कि सतत के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्पादन और प्रजनन जीवन में साझा जिम्मेदारियों के और साथ साथ महिलाओं और पुरुषों दोनों को पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। शिक्षा महिलाओं को समाज में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण निभाती है। हालांकि शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और प्रयासों के बावजूद लाखों महिलाएं निरंतर बनी हुई हैं जो आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। सरकार के संगठन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने एवं भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने तथा प्रजनन और यौन स्वास्थ्य अधिकारों को सहित महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना है और लैंगिक वेतन अंतर को कम करना है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण पहलू, महिला सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसकी अलग अलग व्याख्याएं और लगातार बढ़ती रूढ़िवादी प्रथाएं जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। ठीक है, इसके बावजूद अधिक न्याय संगत और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। ठीक है, तो उपयुक्त परिच्छेद में महिलाओं को निम्नलिखित कथनों में से कौन सी चुनौतियां समान करना पड़ता है? पहला, महिलाओं को लैंगिक हिंसा, आर्थिक असमानता और शिक्षा, स्वास्थ्य, सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नौकरी पेशा महिलाओं को निम्न भागीदारी, इसकी चर्चा नहीं है। शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के बावजूद महिलाओं की एक बड़ी आबादी निरक्षर बनी हुई है। ठीक है, महिलाओं को सशक्तिकरण प्रयासों को सरकार और समाज के लिए अन्य भागीदारों को बड़ी चुनौती माना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला सही और दूसरा सही, दूसरा गलत, पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संविधान संशोधन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन के माध्यम से महिला अधिकार संबंधी प्रावधानों और मजबूत किया जाना चाहिए। विभेद करने वाली प्रथाओं को त्याग और लैंगिक स्वास्थ्य अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समाज में व्याप्त पुरुषवादी परंपरा एवं मनोवृत्ति पर चोट किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो मित्रों, यहाँ पर यदि हम बात करें, ऑप्शन ए जो है वो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जलवायु सम्मेलनों का मुख्य एजेंडा प्रायः वे फसलें होती हैं जो सरकारें जनहित में चलाती हैं, किंतु हाल के समय में हमने देखा है कि जलवायु वार्ता स्वयं अपने अस्तित्व के आए खतरे से जूझ रही है। पिछले कई वर्षों के उत्सर्जन से निपटने आगे बढ़ने में के लिए आवश्यक है जिसका प्रभाव बृहद और तात्कालिक हो। तो यहाँ पर देखें, उपरोक्त में से कितने आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो ऑप्शन क्या है निकालने के पहले इस पर चर्चा करें। तो जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है। जलवायु परिवर्तन केवल विकसित देशों नहीं, सम्मेलन बातचीत के साथ दूर करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन केवल वित्तीय क्षति होती है। तो जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
किसी दर्पण में एक घड़ी में प्रतिबिंब समय 2:55 है। घड़ी को दिखाया गया वास्तविक समय क्या है? घड़ी 2:55 बता रही है। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 2 घंटे 55 मिनट हैं, तो वास्तविक समय 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड को हम घटा देंगे प्रतिबिंब समय में। ठीक है, तो 11 घंटे 67 मिनट और 60 सेकंड, इसे हमने घटा दिया 2:55 से। तो जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9:05। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए डेविड, जो कि एक पुरुष है, ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, तो यानी बाबा हो गए, डेविड के कौन हो गए? दादा। ठीक है, दादा का बेटा यानी दादा का बेटा, तो ये बेटा, तो ये फिर बेटी क्या हुई? डेविड भाई हुआ उसका। क्या हुआ मित्रों? भाई हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जून 2099 को किस दिनांक को रविवार होगा? जून में 11 जून 2023 को रविवार है। तो 11 जून 2023 को रविवार है, तो 2099 में जून में क्या होगा? रविवार 11 जून को रविवार है। ठीक है, 11 जून 2009 से लेकर 11 जून 2023 तक कितने दिन हो गए? 76 + 19। ठीक है, यानी 95 विषम दिन हो गए। ठीक है, अर्थात 4 विषम दिन। ठीक है, 4 विषम दिन, यानी 14 जून को रविवार होगा। कब होगा? 14 जून को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण के निरूपित करे जिसका मूल स्थान उस स्थान से हटा दिए उसने ले लिया हो, तो निम्नलिखित में हैदराबाद को किस में निरूपित किया जाएगा? तो इस पैटर्न के अनुसार यदि हम बात करें तो हैदराबाद में एस हो जाएगा एच की जगह, बी की बाई हो जाएगा बी की जगह। ठीक है, डी की जगह डब्लू हो जाएगा डी की जगह। ठीक है, इसके बाद ई हो जाएगा वी की जगह और आर हो जाएगा आपका आई की जगह। अब यहीं पर देख लो, यानी ऑप्शन डी हमारा सबसे सटीक आ रहा। अरे ऑप्शन डी हमारा सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसी राज्य में 3 शहर XYZ के बारे में दिए गए कथन ये हैं। क्या हैं? शहर X शहर Y से कितनी दूर है? Y शहर Z से 23 किलोमीटर। ठीक है, X शहर Z से 59 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो X और Y में कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, तो हम इससे ये कहेंगे कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 33 भी पैराग्राफ है। ज़रा देखते हैं। दुनिया का और अधिकांश देशों में अभूतपूर्व रूप से तेज़ी से जनसांख्यिकी परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। इस परिवर्तन का सबसे स्पष्ट उदाहरण मानव संख्या का विशाल विस्तार है। 1950 के बाद इसमें 4 अरब लोग शामिल हुए हैं। अगली आधी सदी में अनुमानों को अत्यधिक भिन्न दुनिया की उम्मीद है। इसमें विकसित दुनिया के कुछ हिस्सों में ठहराव या संभावित गिरावट हो और तेज़ी से विकास जारी रहेगा। सबसे कम विकसित क्षेत्रों में जनसंख्यिक प्रक्रियाएं भी असाधारण परिवर्तन से गुजर रही हैं। महिलाओं की प्रजनन क्षमता तेज़ी से घटी है और जीवन प्रत्याशा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। प्रजनन और मृत्यु दर में पिछले रुझानों के कारण विकासशील देशों में उच्च प्रजनन क्षमता वाले देशों में बहुत युवा आबादी हो गई है। विकसित दुनिया में तेज़ी से वृद्ध आबादी हो गई है। सामायिक समाज एवं अपने जनसांख्यिकी परिवर्तन के बिल्कुल भिन्न चरणों में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? एक परिच्छेद में निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सर्वोत्तम रूप वर्णित है? जनसांख्यिकी परिवर्तन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। विकासशील देशों में प्रजनन क्षमता तेज़ी से घटी है। अनुकूलन, तो यहाँ पे अनुकूलन जनसंख्या परिवर्तन कारण विकासशील अर्थव्यवस्था मानव संसाधन वृद्धि हो रही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
क्या है? उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में क्या धारणाएं थीं? जनसांख्यिकीय परिवर्तन विकासशील देशों में विकास की मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है। वर्तमान में विकासशील देशों के पास जनसांख्यिकीय परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। इसकी कोई बात नहीं है, ये दोनों गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैरा पर। क्या है? पिछले 3 दशक में बहुत तेज़ी से स्पष्ट हो गया है कि अधिकांश नए उभरते जेनेटिक संक्रामक रोग जानवरों, विशेष रूप से वन्य जीवों में उत्पन्न होते हैं और उनके उद्भव और प्रमुख चालक मानवीय गतिविधियों से जुड़े हैं, जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि में परिवर्तन शामिल है। उपयोग, कृषि की गहनीकरण और बसी शहरीकरण के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं व्यापार, जोखिम मूल्यांकन करने और प्रतिक्रिया एवं नियंत्रण से योजनाएं विकसित करने के लिए प्रत्येक उभरती हुई जूनोटिक बीमारी की परिस्थितिकी को समझने के लिए पशु, मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के सीमाओं से उस हिस्सों में ठहराव पर एक सहयोगात्मक और बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो क्या क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन समझिए। इस परिच्छेद में निहितार्थ प्रमुख रूप से कथनों में कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्णित है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जूनेटिक संक्रामक रोग आने वाले समय में मानव जाति के लिए प्रमुख समस्या होंगे। जूनेटिक संक्रामक रोग प्रसार को रोकने के लिए मानव जाति एवं पशु समुदाय के बीच अंतरक्रिया को करने की आवश्यकता है। जूनेटिक बीमारी के रोकथाम के लिए पशु, मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को सम्मिलित करते हुए एक सहयोगात्मक और बहुविषयक दृष्टिकोण की प्राथमिक आवश्यकता है। जैव सिद्धांतों के अवैध जेनेटिक बीमारी के फैलाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है। और जीव जंतुओं में अवैध व्यापार जेनेटिक बीमारी को फैलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जेनेटिक संक्रामक रोग के लिए मुख्य रूप से जीव जंतु जिम्मेदार हैं। जेनेटिक बीमारी रोकथाम, जीव जंतुओं की अवैध व्यापार को रोक देना चाहिए। पूर्व धारणाएं में कौन सा सही होगा? तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ठीक है। ऐतिहासिक रूप से उभरती प्रौद्योगिकी को हितकारी और अहितकारी इरादे से विकसित किया जा सकता है। क्रिस्पर, Cas9 और संश्लेषित जीव विज्ञान तकनीकों से मानव को लाभ होने की संभावना उनके दुरुपयोग और जोखिम से कहीं अधिक है। ये दोनों प्रौद्योगिकी कोविड-19 महामारी से निपटने में भी सबसे आगे रही हैं। कई टीकों जो या तो विकसित किए जा चुके हैं या विकास की अवस्था में हैं, उनमें mRNA टीके भी शामिल हैं, के विकास की प्रक्रिया में दोनों तकनीकों का उपयोग किया गया है। हालांकि मीडिया की भूमिका के साथ वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच सूचना विषमता प्रायः आवेगपूर्ण नीति निर्माण की ओर जाती है। यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में भी सत्य है। इस परिच्छेद में निहितार्थ और निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? आम जनता के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले से पूर्व टीकों की ओर अधिक नैदानिक परीक्षण किया जाना चाहिए। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जैव सुरक्षा के लिए जीन संपादन प्रौद्योगिकी के गंभीर एवं अपरिवर्तन प्रभाव पड़ते हैं। वैज्ञानिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए बिना उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पर्याप्त विनियम विकसित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। क्रिस्पर, Cas9 संश्लेषित जीव विज्ञान जैसी तकनीक कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज संभव है। ये बात सही नहीं है। मीडिया के लगातार अफवाह फैलाने से जनता के बीच तकनीकी लेकर भ्रम हो जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैरा नंबर 4। LGBTIQ अधिकारों के मुद्दे पर प्रायः रूढ़िवादी सरकारें नकारात्मक रुख अपनाकर उनका दमन करती हैं।
यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान की तरलता LGBTIQ लोगों को अलोकतांत्रिक ताकतों के लिए सती संवेदनशील लक्ष्य बनाती हैं, जिससे निरंकुश और असहिष्णु शासन को इन पहचानों को परंपरा, राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रकृति की पारंपरिक धारणाओं को कथित स्थिरता के साथ तुलना करने की अनुमति मिलती है। समलैंगिकता और ट्रांसफोबिया का उपयोग असहिष्णु सरकारों द्वारा LGBTIQ अधिकारों को पारंपरिक मूल्यों के साथ असंगत बताकर निर्वाचन क्षेत्रों को संगठित करने के उपकरण के रूप में किया जाता है। यह उदार लोकतंत्र को कमज़ोर करता है और मानवाधिकार समतावाद को खतरे में डालता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को कमज़ोर करता है और विभाजनकारी संस्कृति युद्धों में लोकतांत्रिक वाद को हथियार बनाता है। इस परिच्छेद के निहितार्थ में कौन सा एक सर्वोत्तम वर्णन किया जा रहा है? क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में LGBTIQ समुदाय का लोगों को सर्वाधिक सुरक्षा होती है। LGBTIQ समुदाय के लोगों को यौन अभिविन्यास प्राकृतिक पारंपरिक धारणाओं के प्रतिकूल है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सक्रियता को बढ़ावा देकर मानवाधिकार समतावाद के रूप में LGBTIQ समुदाय के लोगों को अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। LGBTIQ समुदाय के लोग अवैध अभिद्यम गतिविधियां के में शामिल होकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है? उपरोक्त परिच्छेद में उल्लेखित पूर्व धारणाएं बताई गई हैं। समलैंगिकता और ट्रांसफोबिया उपयोग असहिष्णु सरकारों के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में संगठित रूप से किया जाता है, सही है। LGBTIQ समुदाय के बारे में समाज में व्याप्त धारणा बदलने की आवश्यकता है, ये बात गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पैरा पर। इस परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण शायद यह है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सोवियत संघ की उपलब्धियों को सही मान्यता दी थी और उन कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया था जो साम्यवाद में अपने लोगों के लिए लाए थे। भारत ने लोगों ने महसूस किया कि अपने देश में बहुत बड़े और समान रूप से जटिल जातियां धार्मिक समूहों वाले देश में 100% साक्षरता की उपलब्धि एक ऐसे राष्ट्र की तेजी से औद्योगिकरण था जो बोल्शेविक क्रांति के समय मुख्य रूप से कृषि प्रधान समाज की 1917 में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्रांतिकारी कदम, सामान्य अवधि की स्वस्थ देखभाल की पहुंच पश्चिमी मानकों के अनुसार लेकिन भारतीय मानकों के अनुसार नहीं, और इस समय की सरकार के निषेध के बावजूद भारी निवेश साहित्य, संगीत, कला आदि में किसी भी देश में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धियां होती हैं। इसके विपरीत पश्चिम में ध्यान सोवियत राज्य द्वारा अपने लोगों पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, औद्योगिकरण के नाम पर जातीय लोगों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कर उजाड़ने और बड़े पैमाने पर पलायन, धर्म की समाप्ति पर केंद्रित था। संक्षेप में सूचना के सभी उपकरणों के उपयोग साम्यवाद की विचारधारा की निंदा करने के लिए किया गया जो पूंजीवाद के बहुत भिन्न था। मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय धारणा में अंतर यह है कि सोवियत सरकारों ने सुशासन के नाम पर के साथ जो किया उस पर भारतीयों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सटीक आंसर बैठेगा। 42 उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं। भारत ने पूंजी व्यवस्था के विरुद्ध साम्यवादी व्यवस्था में आस्था प्रकट कर रूस का समर्थन किया। ओके। और भारत ने कल्याणकारी योजनाओं में समाजवाद का जो तत्व दिखाई पड़ता है वो साम्यवाद से प्रेरित है। ये दोनों बातें पूरी गलत हैं और ऐसा भारत में या इस पैराग्राफ में कोई चर्चा नहीं की गई। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43? किसी भाषा में DANC यानी डांस को JXUQZH और उस भाषा में राइट को क्या लिखेंगे? यदि हम परिवर्तन देखें तो D में 3 जोड़ा तो क्या आ गया? D में 3 जोड़ा तो G आ गया, A में 3 घटाया तो ये आ गया, इसमें 3 जोड़ा तो Q आ गया, C में 3 घटाया तो Z आ गया और E में 3 जोड़ा तो H आ गया।
FGH, यानी ये क्रम है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह जब राइट में हम प्लस माइनस प्लस करेंगे तो आ जाएगा UFGEW। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है 44, जरा इसे ध्यान से देखते हैं। सामान्य 3 कथन दिए गए हैं और इन 3 कथनों पर निष्कर्ष निकाले गए हैं, वो जरा देखते हैं। क्या है कथन? यद्यपि सामान्य तथ्यों से प्रतीत होता है, आपको यह कथन सत्य मानना है। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और निश्चित कीजिए कि निष्कर्ष कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की अपेक्षा करते हैं। कुछ प्रोफेसर IAS हैं, सभी इंजीनियर IAS हैं, ठीक है, सभी IAS इंजीनियर हैं, ठीक है, ये बात की गई है, ठीक, और सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो सभी कुछ प्रोफेसर यानी प्रोफेसर IAS बना दिए, सभी IAS इंजीनियर बना दिए, यानी ये प्रोफेसर का हो गया, ये IAS का हो गया, ये इंजीनियर का हो गया, और सभी इंजीनियर साइंटिस्ट बना दिए, साइंटिस्ट का हो गया। कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, बात सही है। सभी इंजीनियर प्रोफेसर हैं, सभी इंजीनियर प्रोफेसर हैं, ये बात गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा, कुछ इंजीनियर प्रोफेसर हैं, ये दोनों बातें सही हैं, जबकि ये बात गलत है, तो ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45? किसी समय घड़ी में रोजाना 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। दोपहर 12 बजे सही समय पर सेट किया था, तो वह घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगी? तो प्रश्नानुसार 24 घंटे में कितनी बढ़ रही है? 15 मिनट। 24 घंटे में कितनी बढ़ रही है? 15 मिनट। तो 12 घंटे में कितनी बढ़ेगी? तो 12 घंटे बाद अब दोपहर 12 बजे अगले दिन, तो क्या कह रहा है 15 मिनट बढ़ेगी। दोपहर 12 बजे सही समय पर सेट किया था, यानी दोपहर 12 बजे, और अगले दिन यानी 12 से 12 यानी 12 घंटा हो गया, और 12 से 4 यानी अब घंटे हो गए आपके 16 घंटे। तो 16 घंटे में घड़ी कितनी बढ़ी? 16 गुणे 15 बटे कितना? 24। 24 बढ़ रही है ना, 15 मिनट बढ़ रही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने मिनट? 10 मिनट। तो सही समय क्या दिखाएगी? 4:10 पूर्वाह्न, यानी ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। अमित का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। रवि का जन्म 20 सितंबर को हुआ था। उसी वर्ष रवि का जन्मदिन सप्ताह में कौन से दिन होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, 14 अप्रैल का है और रवि का जन्म 20 सितंबर का, तो उसी वर्ष रवि का जन्म यानी शुक्रवार है आपका 14 अप्रैल को, और 20 सितंबर का दिन निकालना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 14 से सितंबर अप्रैल के 16 दिन हुए, फिर इन दिनों को काउंट कर लेंगे। तो जैसे अगर हम देखें, अप्रैल के 16 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन और सितंबर के 20 दिन, ठीक है। जब इसे जोड़ा तो आया 159, और फिर इसमें 7 का डिवाइड कर दिया। तो जब 7 का डिवाइड किया, अब 159 में अगर हम देखें कितने सप्ताह हुए? 22 सप्ताह हुए प्लस 5 दिन, यानी 5 विषम दिन आएंगे। तो 5 विषम दिन आए, तो इसका मतलब शुक्रवार में 5 दिन जोड़ दें, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो क्या होगा? बुधवार। ऑप्शन D जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 1। क्या है 4 से 1 पे? 2 कथन दिए गए हैं और उन कथन के बारे में चर्चा की गई है। जरा देखते हैं। 2 कथन इस प्रकार के हैं कि 2 चर्चा निष्कर्ष निकाले गए हैं। सामान्य निष्कर्षों को पढ़िए और बताइए। सभी मार्कर किताबें हैं, यानी सभी मार्कर जो हैं वो क्या बन गई हैं? किताबें। और कोई प्रिंटर मार्कर नहीं है, तो ये मार्कर हो गया। सभी मार्कर किताबें हैं, और ये सभी मार्कर किताबें हैं, यानी किताबों का बड़ा ये बुक है और ये मार्कर है। कोई प्रिंटर मार्कर नहीं है, तो ये प्रिंटर का हो गया, ठीक है। तो सभी प्रिंटर किताबें हैं, ठीक है। सभी प्रिंटर किताबें हैं, ये बात चर्चा में नहीं है। कुछ प्रिंटर और कुछ प्रिंटर हैं, कुछ मार्कर हैं, ये भी नहीं। सभी किताबें प्रिंटर, कोई भी प्रिंटर किताब नहीं है। तीनों गलत। ऑप्शन D हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी प्रिंटर किताब नहीं है, कोई भी प्रिंटर किताब। तो किताब और प्रिंटर एक बार को तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि ऐसा बन भी जाए, ठीक है। एक ऐसा बन भी सकता है प्रिंटर और बुक का,
ठीक है, तो इस पर भी हम सही नहीं कहेंगे, इसलिए हमने चारों गलत कर दिए हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पैरा पर। भारत का संविधान अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को उसके कोई प्रावधान सामूहिक वाचन से प्राप्त करता है। इससे धार्मिक समानता प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिष्कृत नीति अपनाई है। ठीक है, और इस नीति के कारण यह है कि बामरीकी शैली में धर्म से अलग भी हो सकता है और यदि आवश्यकता हो तो संबंध भी स्थापित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राज्य धार्मिक उत्पीड़न की विरोध करने के लिए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। ठीक है, 3 तलाक, सबरीमाला मंदिर, महिलाओं में प्रवेश प्रतिबंध जैसी कार्यों में भी परिलक्षित होता है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म से दूरी बनाए रखने में नाम है, किंतु भारतीय धर्मनिरपेक्षता इससे भी अलग है। इससे सभी धर्मों में किसी प्रकार की बात नहीं की जाती है। देखते हैं, चूंकि धर्म से संबंध विभिन्न अंग हैं, इसलिए सभी प्रकार की सुरक्षा भी शामिल है। ठीक, तो इसमें जरा देखते हैं कौन सा पैराग्राफ के अनुसार होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 48। इस परिच्छेद में निहितार्थ अर्थ क्या है? तो पहला, धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई धर्म स्थान नहीं है। ओके, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुसार भारत में किसी भी धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं। धर्म के आधार पर वोट मांगना धर्मनिरपेक्ष चरित्र का उल्लंघन है। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। उपरोक्त परिच्छेद में संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। संविधान धर्मनिरपेक्षता का तत्व पश्चिम से प्रेरित है। भारतीय बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं, ये दोनों बातें गलत हैं। प्रावधान है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग परिस्थितिविदों को और दक्षिण भारत में किए गए अध्ययन से पता चला है कि खाद्य फसलों के साथ की गई फूलों की खेती से न केवल परागण करने में वाले जीवों को फायदा हुआ, साथ ही इससे फसलों की पैदावार में गुणवत्ता भी सुधार आ सकता है। शोध के मुताबिक भारत में आम और सहजन जैसी कई फसलें हैं जो पोषण और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके साथ ही फसलों में परागण और सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि और सुधार की संभावना भी है। भारत में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को व्यापक उपयोग के साथ साथ गहन कृषि पद्धतियों ने भी प्राकृतिक आवासों को हानि पहुंचाई है। इसकी वजह से अन्य आर्थिक गतिविधियों में जैव विविधता में हानिकारक प्रभाव पड़े हैं, जिससे देसी मधुमक्खियां और अन्य परागण करने वाले जीव भी प्रभावित हुए हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से छोटे किसान जिनकी फसलें देसी परागणों पर निर्भर हैं, वे इन बढ़ते प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में अध्ययन को तेज नतीजे दर्शाते हैं कि किसान अपनी ज़मीन को बेहतर तरीके से प्रबंध करते हैं हुए कैसे पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन? इस परिच्छेद में निहितार्थ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप वर्णित करता है? तो रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का व्यापक उपयोग परागण से जीवों को हानि पहुंचाई। फसलों की पैदावार गुणवत्ता सुधार बढ़ाने के लिए भारत में रासायनिक कीटनाशकों को उर्वरक किसानों को रासायनिक कीटनाशकों व्यापक। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। उपयुक्त परिच्छेद में पूर्व धारणाएं। गहन कृषि पद्धति ने कृषि आवासों को क्या व्यापक हानि पहुंचाई है? बिल्कुल गलत। वैश्विक स्तर पर रासायनिक कीटनाशकों के उर्वरकों को उपयोग में नियंत्रित करने की रणनीति, ये भी गलत। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट भाषण में छत पर सौर पैनलों को इस्तेमाल करके देश में 1 करोड़ घरों में बिजली की आपूर्ति करने की प्रधानमंत्री मोदी की योजना दोहराई है। फिलहाल छतों पर लगाए जाने वाले सौर प्रणाली में 40% तक की सब्सिडी दी जाती है और शेष उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। प्रस्तावित नीति के तहत सब्सिडी 7% तक बढ़ जाएगी और बाकी वित्त पोषण निजी डेवलपर किया जाएगा, जो विद्युत मंत्रालय से जुड़े एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबद्ध हैं। यह स्पष्ट है कि स्थापना गुणवत्ता और विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करेगा। पहले की ओर संवर्धन नीतियों की तुलना में बड़े अंतर उलट केंद्र ही सौर ऊर्जा उपकरणों का जोर देगा। भारत में डिस्कॉम कंपनियां, जिनमें से अधिकांश भारी घाटे में चल रही हैं, कोई उच्च खपत वाले ग्राहकों को छत पर सौर पैनल लगाने जैसे विकेंद्रीकृत उपायों के लिए जाने का काम में अब तक बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। ऐसी डिस्कॉम कंपनियों के पास घरेलू स्तर पर बिजली आपूर्ति के बारे में सबसे अच्छी जानकारियां उपलब्ध होने के मद्देनज़र उन्हें नज़रअंदाज करना एक सफल रणनीति नहीं होगी। अब तक सुस्त पड़ रहे इस कार्यक्रम को रफ्तार देने के लिए
केंद्र सरकार प्रयास को स्वागत करने योग्य है। ठीक है, तो जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं। इस परिच्छेद में निर्धारित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कार्बन उत्सर्जन में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा उत्पादन दृष्टि से भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, इसकी कोई चर्चा नहीं। ग्राहकों की छत पर सौर पैनल लगाने डिस्कॉम कंपनी को बढ़ा देने की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। सब्सिडी को बढ़ावा देकर सौर ऊर्जा उपकरणों को लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। घरेलू स्तर पर बिजली आपूर्ति करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उपयुक्त परिधारणा में अगर हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं, एक सही है, दूसरी गलत है, और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग दुनिया के अन्य हिस्सों में सौरक्राट और किमची जैसी पारंपरिक व्यंजन तैयार करने में किया जाता है। भारतीय घरों में दही तैयार करने में रोजाना इसका इस्तेमाल होता है। इसकी कई क्षेत्रीय उपयोग भी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में मसालेदार सरसों की चटनी, कसुंडी, उत्तराखंड में दाल भंडियाँ बनाने में किण्वन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग करके इडली और डोसा बैटर भी तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि खमीर, रोटी और जलेबी की बैटर भी किण्वित किया जाता है। कच्चे खाने के पहले ही सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं और बस ठीक स्थिति में ये गुणवत्तात्मक ढंग से बढ़ जाते हैं। कई बार जैसे ही दही जमाने में जामन लगाना पड़ता है वे जिससे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। किण्वा उपयोग अब चलन में है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव प्रोबायोटिक हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने के साथ साथ आंत और स्वास्थ्य के सुधार कर सकते हैं। पारंपरिक योजना और विशिष्ट स्वाद प्रदान करने वाली लाभकारी रोगाणुओं की पहचान का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान काली गाजर से तैयार कांजी का सेवन किया जाता है, जिसके लिए गाजर को काटकर एक बर्तन में रखा जाता है और नमक व राई मिलाकर पानी भर दिया जाता है। खट्टी कांजी तैयार हो जाती है और दिल्ली के शोधकर्ताओं ने पाया कि लैक्टोबैक्टीरियम को अनोखा स्वाद प्रदान करता है। अब इससे रिलेटेड मित्रों क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चंस हैं? उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मजीवी कई बार बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं, इसकी चर्चा तो नहीं की गई है। पारंपरिक भोजन की स्वास्थ्य दृष्टि से अलावा उत्कृष्ट सामग्री भी देखा जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, हमारे पूर्वज हमेशा पारंपरिक भोजन करते थे। लैक्टोबैरिज दूध बनाने में खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह विकसित होता है। तो हमारे पूर्वज, यहाँ पर यदि हम बात करें स्वाद करके उत्कृष्ट खाद्य सामग्री में देखा जाता है, एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है पैराग्राफ के अनुसार। नेक्स्ट है उपयुक्त परिच्छेद में ध्यान में रखते हुए, ठीक है, देखते हैं कि क्या है। स्वास्थ्य जीवन पारंपरिक भोजन है। किण्वन प्रक्रिया भोजन खराब होने से बचाती है। दही पेट की बीमारियों को ठीक में विशिष्ट गुण होते हैं। खट्टी कांजी बनाने में गाजर का उपयोग होता है, यही पैराग्राफ में बात की गई है। बुढ़ापा अपने साथ स्वास्थ्य से जुड़ी अनगिनत समस्याएं भी साथ लाता है, जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होती हैं। इन्हीं मानसिक समस्याओं को समझने के लिए भारत में एक अध्ययन पता चला कि भारत का हर चौथा बुजुर्ग न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर से जूझ रहा है। मतलब देश में करीब 3.5 करोड़ बुजुर्ग इस समस्या से पीड़ित हैं, जिनकी रोजमर्रा की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। यह जानकारी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए नए अध्ययन के सामने आई है। अनुमान है कि 2050 तक देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 34.7 करोड़ पर पहुंच सकेगी। मतलब देश की कुल आबादी का लगभग 20% हिस्सा 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होगा। देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और देखभाल की वजह से लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना बढ़ रही है, किंतु उम्र बढ़ने के साथ मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि इससे पहले जर्नल अल्जाइमर डिमेंशिया प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में सामने आया है कि भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 7.4% बुजुर्ग मनोभ्रंश से प्रभावित हैं। मतलब 88 लाख भारतीय बुजुर्ग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अध्ययन यह भी है कि सामने आया है कि मनोभ्रंश पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है और शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक है। जर्नल बीएमसी के प्रकाशित एक अन्य रिसर्च से पता चला है कि घरों में मौजूद वायु प्रदूषण देश में बुजुर्ग ग्रामीण महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इस अध्ययन के मुताबिक देश के करीब 18.7% ग्रामीण महिलाओं ऐसे घरों में रह रही हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर हानिकारक है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मानसिक
समस्या से पीड़ितों को बुजुर्गों की आबादी बढ़ी है। बुढ़ापा विभिन्न रोगों का एक कारक है। एकल परिवार के अवधारणा बुजुर्गों को दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। भारत में मानसिक समस्या आम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे सही उत्तर क्या है, मानसिक समस्या पीड़ितों के बुजुर्गों की आबादी बढ़ी है, यानी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन जो है ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, 57 उसे देखते हैं। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है विचार, बुजुर्गों को पारिवारिक उपेक्षा की घटनाएं आम होती जा रही हैं। भारत दुनिया में ऐसे देशों में शामिल है जहां आज भी बुजुर्गों का सम्मान दिया जाता है। वायु प्रदूषण, मनोभ्रंश ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यापक है। केवल इसकी चर्चा की जा रही है, इन किसी की चर्चा यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। दो और उनके 3 निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कथन यद्यपि सामान्य ज्ञात तथ्यों के असंगत प्रतीत हों तो उन्हें अन्य सत्य माना जाता है। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और निश्चित उत्तर दीजिए। कुछ मेंढक सांप हैं, कुछ मेंढक क्या हैं, सांप हैं। ये पढ़ा दिए सांप, मेंढक और सांप, ठीक है। और सभी सांप मगरमच्छ हैं, ये मगरमच्छ हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, कुछ मगरमच्छ मेंढक हैं, सभी मगरमच्छ सांप हैं, कोई मगरमच्छ मेंढक नहीं है। अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो केवल ये निष्कर्ष निकल रहा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एक घन की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है और डी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। अगर हम डी देखें तो एल और एस, यानी एल और एस है और यहाँ यू और वाई है, तो क्या नहीं है, पी नहीं है। तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, पी मेरी समझ से इसका आंसर होगा। क्या है इसका आंसर, हाँ पी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अवयव दिया गया है, कौन सी संख्या आएगी, 10, 5, 15, 16। तो यहाँ पर देखें 10, 5, 5, 6, इन तीनों को जोड़ेंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो 42 आ जाएगा। ऐसे ही 17, 3, 14 को जोड़ेंगे और 2 का गुणा कर देंगे 68 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम 23 लिख दें तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी को से सी बी से है लेकिन छोटा सी एफ की आयु में बताइए। तो यहाँ पे यदि हम बनाएं तो ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ इक्वल टू एफ इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ई इज़ ग्रेटर देन डी, ये संबंध आया है, ठीक है। आगे सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति बताइए। तो सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति के लिए हमें कितने कथनों की आवश्यकता है, 4 की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है 62, उसे देखते हैं। 62 कह रहा है दिए गए विकल्पों को, उस समूह को चुनिए जो समूह में समान है। तो समूह में समान 61, 67, 71, यही समूह जो सभी संख्याएं हैं वो अभाज्य हैं, यही समूह समान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर परिच्छेद 1। कभी छोटी छोटी चीज़ें बड़ा प्रभाव डालती हैं। सिगरेट बट्स जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अनुमान है कि हर साल करीब 4.4 करोड़ सिगरेट बट्स को ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। समस्या तब पैदा होती है जब सिगरेट के इन टुकड़ों को ठीक से निपटान करने कि एक जगह ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो सिगरेट के ये टुकड़े दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेंके जाने वाला कचरा है, जो न केवल ज़मीन बल्कि नदियाँ, झीलों, समुद्रों को भी दूषित कर रहे हैं। गौरतलब है इन सिगरेट के बीच बचे टुकड़ों को फेंक दिया जाता है तो छोटे और हल्के होने के कारण वे आसानी से पानी की निकासी के लिए बनाई नालियों की मदद से नदियों और झीलों में पहुँच जाते हैं। और अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर फेंके गए करीब 40% सिगरेट बट्स नदियों और समुद्रों में मिल रहे हैं। और जानकारी के अनुसार सिगरेट के कारण पैदा हो रहे कचरे के प्रभावों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सामने आया है कि रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर इन सिगरेट बट्स को सेल्यूलोज एसिटेट से बना एक प्लास्टिक फिल्टर होता है, जो बायोडिग्रेडेबल की जगह फोटोडिग्रेडेबल होता है। तंबाकू उत्पादक फिलिप सेल्यूलोज एसिटेट फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के अनुसार इस सिगरेट बट को नष्ट होने में 15 वर्षों तक का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, इनके नष्ट होने की प्रक्रिया के दौरान हजारों प्लास्टिक माइक्रोफाइबर पैदा होते हैं। बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण के लिए अपने आप में एक बड़ी समस्या है। बायोडिग्रेडेबल सेल्यूलोज एसिटेट, ठीक है।
पैदा होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इन तंबाकू उत्पादों से जुड़े कचरे में करीब 7,000 तरह की जहरीली केमिकल होते हैं जो उसके बचे कचरे के साथ पर्यावरण में मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उपयुक्त परिच्छेद में विचार कीजिए सिगरेट स्वास्थ्य पर्यावरण पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है, ये तीनों गलत हैं, डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त परिच्छेद में कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो उपयुक्त परिच्छेद में जल स्रोतों को प्रदूषण का कारण सिगरेट बट हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक शोध के मुताबिक ब्रिटेन वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसी विधि का उपयोग करके एक अलग अलग तरह के प्लास्टिक रिसाइकल करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने की दिशा में सफलता हासिल की है। इस प्रक्रिया में रिसाइकल करने में चिपकने वाले मुश्किल पॉलीमर, रबर और जेल समेत इन सभी पदार्थों की पूरी श्रृंखला को शामिल किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक थर्मोस्टेट्स दो प्रकार की प्लास्टिक हैं जो दोनों पॉलीमर नामक अणुओं को लंबी श्रृंखला से बने होते हैं लेकिन गर्म होने पर अलग अलग व्यवहार करते हैं। जहां थर्मोप्लास्टिक को अधिक तापमान तक गर्म किया जा सकता है, एक सांचे में ढाला जा सकता है, फिर मनचाहा आकार ढालने में ठंडा किया जा सकता है, बाद में इन्हें पिघलाया जा सकता है और रिसाइकलिंग करके अन्य आकार बनाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि खींचने के तनाव देने में ये टूट सकते हैं। इसके विपरीत थर्मोस्टेट प्लास्टिक में पॉलीमर श्रृंखला को एक नेटवर्क के रूप में बनाने के लिए क्रॉनसिल्क जो उन्हें मजबूत और लचीला बनाता है उपयोग करके अक्सर मिश्रित सामग्री पेंट, कॉन्टेक्स रबर, जेल में किया जाता है। बताते हैं क्रॉसलिंक किसी पॉलीमर अन्य जटिल अणुओं की श्रृंखला के बीच होते हैं। ठीक है, एक रासायनिक हालांकि हैं, तो मतलब में अब इन क्वेश्चनों का उत्तर देना है। ठीक है, देते हैं इनका उत्तर। ठीक है, पॉलीमर श्रृंखला में थर्मोस्टेट। ठीक है, तो इसमें थर्मोस्टेट प्लास्टिक का नेटवर्क बनाने में क्रॉसलिंक किया जाता है और मजबूत और लचीला बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अधिक तापमान पर गर्म, ये गलत है। पर्यावरण के मध्य गलत, प्लास्टिक गलत, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है 66, इसे देखते हैं। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ निगम प्लास्टिक रिसाइकलिंग करना आसान प्रक्रिया है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पैरा। किसानों और कृषि कार्यों में लगे मजदूरों की गुर्दे से जुड़ी नई समस्याएं रहस्यमयी बीमारी देखी गई है। CKDU अज्ञात कारणों से होने वाले क्रोनिक किडनी डिसीज गुर्दे से जुड़ी बीमारी है जो मुख्य रूप से किसानों और खेतों में काम करने वाले बड़े मजदूरों को प्रभावित कर रही है। चूँकि यह बीमारी भारत, श्रीलंका और मध्य अमेरिका सहित उन देशों में बेहद है जहाँ गर्मी में तनाव बेहद ज़्यादा होता है, इसलिए इसे जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी से उपजी बीमारी माना जाता रहा था। साथ ही पानी की कमी और कीटनाशकों को भी इसके होने की संभावित कारकों के रूप में देखा जा रहा था। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले में गन्ना श्रमिक और किसान शामिल हैं और इससे संदेह पैदा होता है कि गन्ने की कटाई और जलाने के दौरान उत्पन्न सिलिका के गुर्दे की बीमारी की वजह हो सकती है। और जैसे देश भारत जैसे देशों में गन्ने से बने अवशेष जलाने से प्रथा बेहद आम है और देश में कई बड़े हिस्से बड़े पैमाने पर प्रदूषण की वजह भी ये आज भी पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर पराली और फसल के अवशेषों को जलाया जाता है। इस बीमारी से मिलता जुलता पहला मामला 1993 में जनरल नेफ्रोलॉजी डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन के सामने आया था। इस रिपोर्ट में चेन्नई के एक अस्पताल में मरीजों की इस बीमारी पर लक्षण मिले थे। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय श्रीकाकुलम उड्डयन क्षेत्र में गुर्दे की विफलता के मामले बढ़ रहे थे जिनके कारणों के बारे में पता नहीं चल पा रहा। इसके बाद 2015 में किडनी से जुड़ी क्रोनिक बीमारी के 34,000 मामले सामने आए जिससे 4500 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जरा देखते हैं परिच्छेद के आलोक में कौन सा कथन सही चुनाव करिए। तो यहाँ पर दिल्ली से लगे राज्यों में पराली जलाई जाती है जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण कोई चर्चा नहीं है। गुर्दे से रहस्यमयी बीमारी का मुख्य कारण व जलवायु परिवर्तन, इस पर भी चर्चा नहीं। ठंड के मौसम में दिल्ली में होने वाले प्रदूषण किडनी बिल्कुल गलत। गन्ने की राख सिलिका के महीन कणों का पता चला है जो जुड़ी रहस्यमयी बीमारी, ये बात सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। गुर्दे संबंधी बीमारी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय देशों में देखी जाती है।
ओके, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं पैरा अगला। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी एनडीए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, जिसका मकसद किसानों को संस्थागत ऋण मुहैया कराना। रिजर्व बैंक की ओर से वर्ष 2019 में जारी रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड के मुताबिक कार्ड का मकसद किसानों को एकल खिड़की दो के जरिए पर्याप्त समय में क्रेडिट सपोर्ट देना है। इस कार्ड के तहत किए गए ऋण फसलों की बुआई, कटाई और पैसे की ज़रूरत, फसल कटाई के बाद खेत प्रबंधन ज़रूरतों के लिए और मार्केटिंग के लिए खेत का इस्तेमाल, मशीनों के प्रबंधन के लिए, कृषि से जुड़े अन्य कार्यों से किसानों के घर खर्च जैसी मद शामिल हैं। KCC सभी तरह के किसानों को कवर करता है, लेकिन खास तौर पर किसानों को 86% हिस्सेदारी करने वाले लघु और सीमांत किसानों 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले ज़्यादा मददगार है। KCC 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाला ऋण है। खेत मालिक, कटाई बटाई किसान, मौखिक लीज, कृषि श्रमिक, खेती खाने जुड़े स्वयं सहायता समूह KCC के लिए योग्य हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, उपरोक्त परिच्छेद में कौन सा ऑप्शन सही होगा? KCC 5 साल में अवधि के लिए उपलब्ध होने वाला ऋण है जो दोबारा इसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। KCC की तरह कृषि में विभिन्न कार्यों में ऋण दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह योजना दुनिया का एक तौलता देश नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बांग्लादेश में भी दिए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या है 70 उसे देखते हैं। उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार विचार कीजिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, इसलिए इस बात स्पष्ट है एनडीए सरकार किसान की हितैषी पार्टी है। ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, तो हम भी नहीं करेंगे। दूसरा, KCC से 80% से ज़्यादा किसानों को अपेक्षाकृत ज़्यादा मददगार है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उप किसान प्रधान इसकी चर्चा नहीं है, इसकी भी चर्चा नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है, 2 व्यक्ति ई और एफ समान स्थान पर चलना शुरू करते हैं। ई पश्चिम से 65 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, अगर हम ई से बात करें तो ई क्या कर रहा है, ई एफ समान स्थान पर चलना, ई पश्चिम में 65 मीटर चलता है, तो ई क्या कर रहा है, पश्चिम में 65 मीटर। ठीक है, चल गया 65 मीटर। फिर ई पश्चिम में 65 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। उसी दौरान एफ उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, एफ उत्तर की ओर 20 मीटर। ठीक है, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु है। ई चला 65 मीटर, फिर 25 मीटर, ई यहाँ पहुँचा। एफ चला ऊपर की ओर 20 मीटर, फिर 35 मीटर और फिर 45 मीटर, यहाँ पे पहुँचा एफ। तो इनके बीच की दूरी कहाँ पर हैं, तो ये यहाँ पर हैं, और इनके बीच की दूरी 100 मीटर पूर्व में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अमन, गौरव, हरीश, वरुण, यश जो बिंदु सीधी रेखा में हैं और बैठे हैं। गौरव अमन के बाएं ओर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर हरीश होगा। दिए गए विकल्पों का लुप्त पद बताइए। EGM, ठीक है, EGM यानी ई में 1 किया माइनस तो डी, ठीक है, ई में -1 तो डी, जी में -+1 तो एच। ठीक, तो ऐसे ही जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा BJS। किसी घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो ज्ञात कीजिए एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो घड़ी के बीच के कोण के बारे में बताना है। तो घड़ी के बीच का कोण होता है 60 इंटू घंटे वाली सुई -11 इंटू मिनट वाली सुई बटे 2। ठीक है, तो 60 इंटू 12 -11 इंटू 20 बटे 2, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 250 डिग्री। क्या आएगा, 250 डिग्री। तो ऑप्शन में क्या है, ठीक है, अब 250 में 360 में से घटा दिया जाएगा तो ऑप्शन 110 डिग्री। छात्रों की पंक्ति P बाईं ओर छोर से 17वें और दाईं छोर से 23वें स्थान पर था। Q के ठीक बीच में खड़ा है, तो उस पर कितने होंगे, तो 20वां स्थान होगा। राहुल अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलता है और 4 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, तो उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, लेकिन उससे पहले पैराग्राफ। प्रत्येक 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में चार्ल्स डार्विन के काम और विज्ञान के जश्न के रूप में मनाते हैं और उपलब्धियों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। विकासवादी सृष्टि से खोज की गई किस्मों के वैज्ञानिकों के जीवन बचाने में खोज के लिए प्रेरित किया गया है। डार्विन
कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले किसानों को परिणाम स्वरूप शानदार जैव विविधता देखने को मिलती है। विकास के बेहतर समझने वैज्ञानिकों को महसूस मदद की है, जिससे मूलभूत सिद्धांत के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं डार्विन से संबंधित क्वेश्चन। तो मित्रों डार्विन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला, डार्विन से संबंधित 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन को उपलब्धियों को उनका सम्मान करना चाहिए। नहीं, वैज्ञानिकों के विकास को समझ डार्विन को उपलब्धि अभूतपूर्व है, ये पैराग्राफ में कहा गया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने क्लोन बछिया गंगा का तैयार करने के लिए 3 मवेशी नस्लों का इस्तेमाल किया। साहिलवाल ब्रीड, ओइसॉल यानी अंडाशय में के बीच डिम बनाने के लिए सूत्री विभाजन से गुजर सकती है। इससे किया गया मेसोमेटिक गिर ब्रीड से ली गई एक क्रॉस ब्रीड का सैरोगेट एनिमल लिया गया है। प्रजनन क्लोनिंग की ऐसी प्रक्रिया है जिससे दौरान मौजूदा जीव सटीक अनुवांशिक प्रतिकृति में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। NSG में इसमें 45 इसमें अंडे और केंद्रित हैं। तो इसमें क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। क्या है क्वेश्चन का आंसर, इसे देखते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, इसे समझते हैं। उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार किन विचार कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर बंगाल के समय चाय के काम करने वाले आदिवासी मजदूर धनी होनार गाँव में धूप में मृत्यु के पश्चात जांच में मजदूरों के संगठनों के लिए आया। ठीक है, वजन काफ़ी कम था। ठीक, तो ये पढ़ने के बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चन, सरकार ने विचारों में PDS के तहत सरकारी उपलब्ध कराई सरकारी योजनाओं को ढुलमुल क्रियान्वयन बागान मालिकों। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कृत्रिम वर्मी की पीजे थे। उनका दावा है कि नन्ना कीट फसलों को कीटों को प्राप्त जानकारी के मुताबिक कीटों को संक्रमित करते हैं और इन्हें खत्म करते हैं। ठीक है, और इसे सम्मान स्टोमेटा नेमेटोड में किया जाएगा। मित्रों इस तरह इसे पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन दिया जाए तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो मित्रों एक बात बताएं कि आपको पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। तो इसमें केवल ये कथन सही है, बाकी ये चारों गलत हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मित्रों CSAT के पेपर में हम लोगों को पैराग्राफ की बहुत डिस्कशन करना चाहिए, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और पहले हम उसे सरसरी निगाहों में पढ़ेंगे और उसके बाद उसे एक बार में धीरे धीरे पढ़कर उनको आसानी से प्रश्नों का सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इस बार बिल्कुल लगन से तैयारी में जुटे रहें और CSAT के पेपर को भी हल्का न समझें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।